हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सरिता स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें बात करेंगे 12 अप्रैल 2021 दैनिक समसामयिकी, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आज 12 अप्रैल 2021 में हम सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वह भारतीय धावक दूती चंद को सम्मानित किया गया है। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक दूती चंद को यह सम्मान दिया गया है और यह पुरस्कार 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली रूप से दिया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के दौरान इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ये वैसे तो उड़ीसा की हैं, लेकिन इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आइए चलते हैं दूती चंद की तरफ। ये हैं भारतीय धावक दूती चंद, जिन्हें वर्ष 2018 में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2018 में 100 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता था। और यदि हम खेल से संबंधित अन्य पुरस्कारों की बात करें तो हिमा दास, जिन्हें भारतीय ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, इन्हें हाल ही में असम सरकार के द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 9 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने यानी मास्क अभियान के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया है, मास्क अभियान। यह अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो 9 अप्रैल 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिन का मास्क अभियान लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उड़ीसा। यह वर्तमान कोविड-19 की वृद्धि को नियंत्रित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये जुर्माना कर दिया है। यदि कोई भी मास्क न लगाया मिलता है तो उसके लिए 2000 रुपये का जुर्माना इसमें तय किया गया है और यह अभियान पूरे 14 दिन तक उड़ीसा में चलाया जाएगा। आइए चलते हैं इस मास्क अभियान की तरफ। यह है मास्क अभियान जो कि उड़ीसा में चलाया जा रहा है और इसके लिए 2000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। इसमें यदि कोई भी व्यक्ति मास्क पहने नहीं मिलता है तो 2000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। इसमें कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, जिससे कि कोविड के जो केस बढ़ते जा रहे हैं वह कम होंगे। और यह एक टैगलाइन भी जारी की गई है, बचाव के उपाय के लिए एक व्यक्ति ही ना छू सके उतारा मास्क, यानी बचाव के उपाय से एक भी व्यक्ति ना चूके मास्क उतारा, यानी सुरक्षा से समझौता। यहाँ पर मास्क का पूरे फुल फॉर्म दी गई है, जैसे M मेरा, A फॉर आपका, S फॉर सुरक्षा और K फॉर कवच। यानी मास्क की ये फुल फॉर्म हमेशा रखनी है याद हमें कि मेरा, आपका, सुरक्षा कवच। यानी मास्क हमारा क्या है? सुरक्षा कवच है और इसी के माध्यम से हम कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को कम कर सकते हैं। यानी 2 गज दूरी है जरूरी। यह भी एक टैगलाइन भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एक बात और बता दूं कि 24 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के इंदौर में मेरा मास्क
मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी चलाया गया था। इस दौरान कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंदौर के लोगों ने मास्क पहनने का संकल्प लिया था और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा यह भी मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू किया गया था। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ज्योतिबा फूले जयंती से और भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक टीका अभियान शुरू किया गया है। यह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह 11 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को मनाया जाता है ज्योतिबा फूले जयंती, वहीं पर 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। और इसी के उपलक्ष्य में टीका को बढ़ावा देने के लिए टीका उत्सव मनाया जा रहा है। 11 अप्रैल 2021 को देश भर में टीका उत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा। इस अवसर पर PM मोदी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फूले जयंती से हम देशवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। टीका उत्सव का एक टीका पर्व मनाया जाएगा। यह 11 अप्रैल 2021 से 14 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। देखते हैं टीका अभियान। तो यह टीका अभियान क्यों चलाया जा रहा है और यह इसी तारीख को क्यों स्टार्ट किया गया है? तो वर्तमान में 3 राज्य अधिकतम कोविड-19 खुराक प्राप्त कर रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 प्रकार की कोविड-19 टीके हैं, एक कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माण वह किया जा रहा है, वह भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद की कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में स्थित है, इसके द्वारा ये 2 डोज बनाई गई हैं, जिनकी 2-2 डोज व्यक्तियों को दी जा रही हैं। और यदि हम बात करें कि अब तक भारत ने कैरिबियाई और अफ्रीका तथा एशिया के कुल मिलाकर 84 देशों को यह डोज प्रदान की है, जिसमें 64 मिलियन खुराकें अब तक विश्व भर में पहुंचा दी गई हैं। भारतीय कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाले देश मैक्सिको, कनाडा और ब्राज़ील हैं। भारत सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जुलाई 2021 तक 250 मिलियन लोगों को यह प्राथमिकता देने की बात कही है, जिसमें इन सभी लोगों को भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोविशील्ड प्राप्त कराई जाएंगी। यदि हम बात करें ज्योतिबा फूले की, तो ज्योतिबा फूले से भी हमारे आए दिन क्वेश्चन बनते रहते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले को माना जाता है और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। 11 अप्रैल को 20वीं शताब्दी यानी 20वीं सदी के महान विचारक, समाजसेवी, लेखक और दार्शनिक थे ज्योतिबा फूले। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोट ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नैपर लॉन्च किया है। इसे किसने बनवाया था? तो हाल ही में शिक्षा यानी केंद्रीय मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल द्वारा विस्फोटक पदार्थों को 10 सेकंड में पता लगाने वाली एक तकनीक का आविष्कार किया है, जिसमें एक विस्फोटक पदार्थ का तथा उसका सबसे छोटा भाग, जिसे हम नैनो मात्रा भी कह सकते हैं, उसका भी इस यंत्र के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और इसका जो निर्माण किया है वह बॉम्बे ITI द्वारा किया गया है, जिसमें हम छोटे से छोटे यानी विस्फोटक पदार्थ के छोटे से छोटे कण का भी पता लगा सकते हैं। और इसका जो लॉन्च किया गया है वह किया गया है शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक द्वारा यह लॉन्च किया गया है 9 अप्रैल 2021 को, जिसमें 10 सेकंड में समय पता कर हम किसी भी विस्फोटक सामान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका निर्माण जो किया है वो बॉम्बे ने किया है, IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है। ये हैं भारतीय शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, और इन्हीं ने यह योजना लागू की है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वियतनाम के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चुना गया है। तो इसमें हम बात करेंगे आज। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने फाक मिन्हा चिन्ही को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है। तो हाल ही में वियतनाम नेशनल असेंबली ने फाक मिन्हा चिन्ह को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनकर मतदान कर चुना है। तो वह है वियतनाम। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और इन्होंने एक सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भी काम किया है। जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक को अगला राष्ट्रपति चुना गया है, क्योंकि इनकी प्रधानमंत्री की जो उम्र है वह ये पूरी कर चुके हैं, इसलिए इन्हें अब राष्ट्रपति बना दिया गया है। नेशनल असेंबली ने लगभग 500 सदस्यों के वोट के नेतृत्व में मोहर लगा दी है और इन्हें यहाँ का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है फाक मिन्हा चिन्हा। तो आपको याद रखना है कि वियतनाम के हाल ही में जो प्रधानमंत्री बने हैं वह हैं फाक मिन्हा चिन्हा और जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वह हैं गुएन जुआन फुक। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं। आशा करता हूं कि आप क्लास स्टार्ट होते ही पेंसिल कॉपी अपने हाथ में लेकर बैठते होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो सवाल लिखने के साथ साथ मेरे द्वारा बोले गए कुछ क्वेश्चनों को पहचान कर उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहें। चलते हैं, देखते हैं गुएन जुआन फुक को। तो ये हैं राष्ट्रपति वियतनाम के गुएन यान फुक और ये इनकी असेंबली नेशनल असेंबली है जहाँ पर यह हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आगे आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है? तो होम्योपैथी के जनक फ्रेडरिक सैमुअल हेनी के जन्म के दिन ही यह बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो होम्योपैथिक के जनक थे फ्रेडरिक सैमुअल हेनी, इन्हीं के नेतृत्व में यह होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह भारत के आयुष मंत्रालय के अधीन आती है। आयुष मंत्रालय के अधीन आती है और आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह हैं श्रीपद यशो नायड। यह आपको भी याद रखना है। आइए बात करते हैं हेमोपैथिक केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान CCRH, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन है। यह एक अनुसंधान संगठन है जो होम्योपैथी समन्वय के विकास के लिए तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इसे औपचारिक रूप से 30 मार्च 1978 को अपनाया गया था। 30 मार्च 1978 को अपनाया गया था। यदि हम बात करें आयुष मंत्रालय की, तो आयुष की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो A फॉर आयुर्वेद, U फॉर योग, और वहीं पर इसकी बात करें U की तो यूनानी, और S फॉर सिद्ध, और वहीं पर H की बात करें तो वह हो जाएगा होम्योपैथिक। तो यह है आयुष मंत्रालय जिसमें आयुष की फुल फॉर्म दी गई है। A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योग, U फॉर यूनानी, सिद्ध फॉर S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथिक। आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सार्थक नामक एक योजना शुरू की है।
तो 8 अप्रैल 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सार्थक नामक एक परियोजना की शुरुआत की है या योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। सार्थक योजना नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत जारी की गई है, जिसमें लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को लागू करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 29 जुलाई 2020 को जारी नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसरण में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता प्राप्त करने के लिए यह पोर्टल या योजना स्टार्ट की गई है और वह की गई है शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक द्वारा यह जारी की गई है। यदि हम यहाँ पर सार्थक की फुल फॉर्म की बात करें तो सार्थक की फुल फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक डेवलपमेंट थॉट क्वालिटी एजुकेशन, यानी इसे गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की एक समग्र उन्नति हो सके, यह इसकी फुल फॉर्म है। यह है शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल, जिनके द्वारा यह सार्थक योजना स्टार्ट की गई है। यदि हम बात करें NEP यानी नई शिक्षा नीति, यह किस समिति की योजना की सिफारिश पर लाई गई थी? तो 29 जुलाई 2020 को यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर भारत में लाई गई थी और यह पूरे 34 वर्ष बाद आने वाली नई शिक्षा नीति है। इससे पहले शिक्षा नीति आई थी वह 1986 में राजीव गांधी के काल में आई थी। यदि हम वहीं पर बात करें कि यह कितने सालों बाद आई है तो पूरे 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है और इसका जो फॉर्मूला आया है वह आया है 5+3+3+4। तो यह फॉर्मूला भी आपको याद रखना है जिसके तहत इंटर तक की पढ़ाई की जाएगी। बात करते हैं यदि हम कि शिक्षा का जो एक्ट आया था यानी RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वह 2009 में आया था, जिसके तहत शिक्षा नीति एक समवर्ती सूची शामिल हो गई। यदि हम बात करें कि RTI एक्ट कब आया था तो RTI एक्ट जो आया था वह आया था 2005 में। तो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट दोनों याद रखने हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 29 में आया था, 29 यानी 2009 में, और RTI एक्ट आया था 2005 में। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए दोनों के दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है, वह किस उम्र के थे? तो राजकुमारी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का हाल ही में 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 9 अप्रैल 2021 को ब्रिटेन के फिलिप, यानी इनका जो नाम है वह है फिलिप, प्रिंस फिलिप, और यह एलिजाबेथ के पति थे। वर्ष 1947 में ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ से इन्होंने विवाह किया था, जो कि ब्रिटिश इतिहास के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला हैं। एलिजाबेथ ब्रिटेन शासन में सबसे अधिक शासन करने वाली महिला बन चुकी हैं और इन्हीं के पति थे प्रिंस फिलिप, जिनका 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 1947 में इन्होंने राजकुमारी एलिजाबेथ से विवाह किया था और वर्ष 1952 में इन्हें रॉयल नेवी के कमांडर के रूप में चुन लिया गया था, यानी रॉयल नेवी के कमांडर इन्हें चुनाया गया था क्योंकि यह इनके पति थे। और यदि हम बात करें एलिजाबेथ की, तो एलिजाबेथ जॉर्ज V की मृत्यु के बाद इन्हें बनाया गया था राजकुमारी ब्रिटेन की। देखते हैं जॉन फिलिप को। ये है जॉन फिलिप और ये है रानी एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की महारानी है, और यह इनके पति हैं। 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है 9 अप्रैल 2021 को। और यह हमारा भारत का कोहिनूर हीरा, जो कि इनके ताज में स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है कि भारतीय हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ पर है, तो यह ब्रिटेन की महारानी
एलिजाबेथ द्वितीय के पास उनके ताज में जड़ा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पूर्वी हिमालय में खोजी गई बेडेड रोजर फिंच नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो हाल ही में पूर्वी हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय के अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे स्थान पर यानी अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर एक नई प्रजाति का पक्षी पाया गया है जिसे बेडेड रोजर नाम दिया गया है और यह एक पक्षी से संबंधित है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर मिला है। आइए देखते हैं इस पक्षी को। यह है बेडेड रोजर प्रजाति का एक पक्षी जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे स्थान पर पाया गया है, यानी पूर्वी हिमालय के अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे स्थान पर इसे पाया गया है। यदि हम पक्षियों से संबंधित कुछ दो बात बताना चाहूँगा आपको, तो बात करते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्थिनोलॉजी। यदि हम बात करें कि बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। वहीं पर यदि हम बात करें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो वह हैं भारतीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। यदि हम बात करें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो वह हैं श्रीधरन। यदि हम वहीं पर बात करें कि हाल ही में एक सिस्टूरा हिरणकेसी नामक एक मीठे पानी की मछली को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग अंबोली जिले में पाया गया था, जो कि वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे द्वारा खोजा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। सिस्टूरा हिरणकेसी मीठे पानी की मछली है जो कि महाराष्ट्र में हाल ही में खोजी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की नौसादार यानी नौदार लक्षद्वीप के पास महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को किया है? तो किस देश के जहाज ने लक्षद्वीप में आकर युद्ध अभ्यास भारत की अनुमति के बिना कर दिया है? तो वह है अमेरिका। अमेरिका ने अपना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन भारत में स्थित हिंद महासागर के पास लक्षद्वीप में किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय इजाज़त यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर यह किया है, यानी भारत की आर्थिक सीमा में आकर उन्होंने यह भारत की अनुमति के बिना युद्धाभ्यास किया है। एक समुद्र कानून होता है जिसे UNCLOS के अनुसार देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रयोग करने से जहाज़ों को रोक सकते हैं, और इसी का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने यह अभ्यास कर लिया है और इसने भारतीय शासन की यानी भारतीय प्रशासन की कोई इजाज़त नहीं ली और बढ़ते हुए उन्होंने यह युद्धाभ्यास कर दिया है। ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है? तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके अनुसार एक संप्रभु राष्ट्र के झंडे वाले जहाज़ों पर अन्य राज्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों। लेकिन उन्होंने यह कर दिया है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को एक बार लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बढ़ते हैं टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसे प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ए अंजलि भारद्वाज, बी आशुतोष भारद्वाज, या डी मोहन कृष्ण बोहरा, या डी ब्रजभूषण हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बढ़ते हैं कल वाले क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो कल वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उसकी तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ और बाराबंकी यानी लखनऊ में बाराबंकी के बीच में स्थित है बाराबंकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बाराबंकी। यहीं पर सारी की सारी रामायण से संबंधित यानी श्री राम से संबंधित उनके जीवन काल की घटनाओं को
एक ही स्थान पर देखा जा सके, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रामायण संग्रहालय स्थापित किया है बाराबंकी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बाराबंकी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट बॉक्स में जाकर आज वाले क्वेश्चन का आंसर भी दें और बताएं कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।